एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन की और उसके बाद जो अनसर्टन सिचुएशन है। इलेक्शन से पहले भी हम बात कर रहे थे कि क्या इलेक्शन होने के बाद ये अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी या नहीं? इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इस वक़्त आईएमएफ के साथ हमारा जो जो हमारी डील है उसका भी टाइम था फ़रवरी में, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट केयरटेकर थी तो उन्होंने अपना जो विज़िट था उसको पोस्टपोन किया और उन्होंने कहा जब परमानेंट गवर्नमेंट बनेगी तो देन वी विल विज़िट इस्लामाबाद। और इस वजह से जो पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल है उनके चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया है कि पॉलिटिकल लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमारे ऊपर कितना एक प्रेशर आ रहा है इन सारी चीज़ों का, जो एक रस्साकशी शुरू है। कोई कहता है पीटीआई की हुकूमत बनेगी, कोई कहता है पीएमएल और पीपीपी की हुकूमत बनेगी। इन अनसर्टेन सिचुएशन में पाकिस्तान का नुकसान एक दफा फिर हो रहा है और आम आदमी का नुकसान चल रहा है। क्या हो रहा है? आईएमएफ क्या कह रहा है? और आगे जाके क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने का खतरा है या नहीं? इस हवाले से आज बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इलेक्शंस तो हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि वो बने, हुकूमत बने, जिस पार्टी को भी जिसके पास भी लीड है, जिसके पास भी ज्यादा सीट्स है, या फिर कोalition गवर्नमेंट, जिस तरह पहले भी हमने पाकिस्तान में इसको देखा इमरान खान साहब के दौरान भी, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के वक्त में भी हमने ये सारा सिस्टम देखा। लेकिन इस वक्त एक तो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो अपने पार्टियों से, पॉलिटिक्स से रिजाइन कर रहे हैं, किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। जहांगीर तरीन साहब, हम जो भी कहें उनसे हम एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक तवाना आवाज थी पॉलिटिक्स में। और हारने के बाद उन्होंने ना सिर्फ पार्टी को छोड़ा, जो इस्तेहकाम के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन अ पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने रिजाइन किया, हमारे मर्दान से अमीर हैदर खान होती साहब ने रिजाइन किया। बड़े जिसे कहते हैं कि तगड़ी आवाज थी, तगड़ा आदमी था और जबरदस्त किस्म का। और इस तरीके से हमने बहुत सारे लोगों को जो पॉलिटिक्स में थे, उन लोगों ने साइड लाइन इख्तियार कर ली। ये किस तरफ ये सिग्नल जा रहा है, किस तरफ ये इशारा जा रहा है? क्या इन तवाना आवाज़ों को कॉर्नर किया जाया जा रहा है कि मतलब जो लोग असल पाकिस्तान के मालिक हैं, जो असल में अपना डंडा चलाते हैं, उनको एक फ्री हैंड मिल जाएगा, जो उनका दिल करेगा वो करते रहेंगे। पहले भी करते थे, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों में से कोई न कोई उनके सामने आके स्टैंड ले लेता था। कभी कम, कभी ज़्यादा प्रेशर डाल लेते थे, कभी कम, लेकिन उस चीज़ को किसी न किसी जगह, किसी न किसी पॉइंट पे बैलेंस किया जाता था। अब लगता ऐसे है कि अगर ये लोग नहीं होंगे, पार्लियामेंट में ऐसे कमज़ोर लोगों को बिठाया जाएगा कि अ, उनको जो कहेंगे आप, वो कर लेंगे। आपने जो बिल पास करवाने हैं, 18 अमेंडमेंट की वापसी तक की बात, आप करवाएँगे, वो आपको करके दे देंगे। आपने कहना है यार ये वाले ये जो लोग बात करते हैं इस तरह की बात हमें नहीं चाहिए लोगों से कि लोग इस तरह की बात करें। अच्छा जी, कानून साज़ी कर लो। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ-साथ हम क्योंकि आईएमएफ के ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ दें, कि हमारी इकोनॉमी को जब तक वहाँ से ऑक्सीजन ना मिले, तो हालात खराब होते हैं। और अभी ये खबरें आ रही कि क्या पाकिस्तान को जो अप्रैल में पैसे चाहिए, यानी अब इस साल का बजट बनाने के लिए और नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने के लिए, उसमें आईएमएफ के फंड के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस हालात में क्या आईएमएफ ऑलरेडी केयरटेकर के साथ उन्होंने कहा कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में उन्होंने आना था। उन्होंने कहा इलेक्शन तो होने दें, उसके बाद जब आपकी हुकूमत प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर और प्रॉपर गवर्नमेंट बन जाएगी, उनके साथ फिर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि जो हमने कंडीशंस दी हैं, क्या उसको वो फुलफिल करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देन हम इस चीज को अप्रूव करेंगे कि हाँ हमने पेमेंट करनी है कि नहीं, हमने लोन देना है कि नहीं। इस वक्त एक ऐसी सूरत-ए-हाल है कि यकीन करें कि आप जिससे भी पूछेंगे, जहाँ पे भी जाएँगे,
यही सवालात हो रहे हैं कि जी हुकूमत किस पार्टी की बनेगी, प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी से होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये क्वेश्चंस आप किसी शादी में जाएं, किसी के फ्यूनरल में जाएं, किसी के वैसे ही कहीं पे मिलने के लिए जाएं, यही बात किसी मार्केट में चले जाएं, आपको यही बातें सुनने को मिलेंगी। इसकी वजह क्या है? मैं हमेशा कहता हूं कि इलेक्शन हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। ये वाली जो एक सूरत हाल है, ये शायद हमें कम देखने को मिलती है। अच्छा, फिर खैबर पुख्तनख्वा है। खैबर पुख्तनख्वा में पहले पीटीआई की हुकूमत थी और टीटीपी के साथ उन्होंने काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे थे और उसके बाद उन्होंने फिर हमें जिसे कहते हैं कि दौड़ डाला। अभी फिर यही बातें सुनने को मिल रही हैं कि अगर वहाँ पे लाज़मी सी बात है उन्हीं की हुकूमत बनेगी क्योंकि 115 में से 90 प्लस सीट्स इनके पास है, तो एक सिंपल मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है। तो कहा जा रहा है कि फिर वही सूरत-ए-हाल होगी और खुदा न खास्ता फिर अब भी कोई सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही यहाँ पे उनको ये आपस में एक जिसे कहते हैं कि गिव एंड टेक का सिस्टम हो जाएगा, तो फिर सूरत-ए-हाल आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। फिर अगर यहाँ पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है और वहाँ पे पीटीआई की बनती है, तो खैबर पुख्तनख्वा को उसका नुकसान, खैबर पुख्तनख्वा की आवाम को उसका नुकसान लाज़मी उठाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो कही जा रही है कि गंडापुर साहब को सीएम बनाया जा रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली इससे पहले इमरान खान साहब ने महमूद खान को बनवाया, जो बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि उसको एज़ ए सीएम रखा जाए। बहुत तबाही की सूबे की और अब अगर गंडापुर को बनाया जाता है अमीन गंडापुर को, तो मुझे लगता है कि वो महमूद खान का बाप है, वो इससे भी ज़्यादा तबाही लेके आएगा। मैं आपको यकीन करें क्योंकि एक होता है इंसान के हवाले से मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग उनके पास इस वक़्त भी मौजूद हैं। कोई कहते जी शेर अफ़ज़ल मरवत को बना दें, तो पता नहीं फलाँ को बना दें। ओ भई आपने मज़ाक समझा हुआ। ठीक है आपके पास सीट्स हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी मतलब एक्स वाई ज़ेड बस पकड़ा दें। क्या आप अपना बिजनेस या अपना कारोबार या इवन आपका जो अपना हॉस्पिटल है, वो किसी भी आदमी को आप उसकी जिसे कहते हैं कि लीडरशिप देते हैं? शौकत खानम हॉस्पिटल का या किसी और कारोबार अगर आपका है, उसकी लीडरशिप आप किसी भी आदमी को पकड़ा देंगे? नहीं। उसके लिए तो आप 200 किस्म के टेस्ट लेते हैं, 10 किस्म के इंटरव्यूज़ करते हैं, उसके बाद आप नॉमिनेट करते हैं कि हाँ, ये बंदा एलिजिबल है इस सीट के लिए। तो फिर किसी प्रोविंस के सीएम के लिए किसी को भी आप पकड़ा दें, ये अनफॉर्च्यूनेट है हमारे लिए। फिर सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। एक बात है कि ये बात हम वैसे 2-3 सालों से ज़्यादा सुनते हैं, पहले भी होती रही होगी ऐसा नहीं है। लेकिन 2-3 सालों से हमने ये ज़्यादा सुनी कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट कर रहा है, थोड़ी देर बाद डिफ़ॉल्ट कर रहा है। जहाँ तक बात है डिफ़ॉल्ट करने की या ना करने की, मैं तो कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज़ अ, हम श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल अभी रीसेंट पास्ट की एग्ज़ाम्पल है 2 साल पहले। हमारे और उनके सेम हालात थे। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। अ, उस वक़्त उनका वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे इस वक़्त इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7% है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कहते नहीं हुआ, ठीक है, बच गया बहुत अच्छी बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ मोर देन 44%। तो मुझे ये कोई बताए कि भई वो डिफ़ॉल्ट शुदा कंट्री ज़्यादा बेहतर हुआ या जो मैं डिफ़ॉल्ट से बच गया मैं अच्छा हूँ? सबसे बड़ी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। फिर रिज़ल्ट के ऊपर बड़ा शोर-शराबा है केपी खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सिंध में भी अभी तहरीक इंसाफ ने और साथ में जमात इस्लामी ने जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उसके सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट उनका जारी है कराची में और वो कह रहे हैं कि हम इन रिज़ल्ट्स को नहीं मानते। और उसकी वजह है, मैं ये नहीं कहता कि वो वैसे ही कह रहे हैं कुछ चीज़ें चलें उनकी गलत होंगी लेकिन सारी चीज़ें उनकी गलत नहीं हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में कि एहतजाज हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि भई मतलब ये हमारी जो हमारे साथ रिगिंग हुई और हमारे वोट्स को चुराया गया। फिर एक कल मैं एक क्लिप देख रहा था तो एक खातून बता रही थी कि भई आपको पता है कि पीटीआई को इज़राइल की सपोर्ट हासिल है, पीटीआई को हिंदुस्तान की सपोर्ट हासिल है, पीटीआई को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, पीटीआई को यहूदियों की सपोर्ट हासिल है और वो इस पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो असल खराबी वाले हैं
ان کا تو نام لینے کی جرت نہیں ہے ان لوگوں کو، کہ جنہوں نے خرابی کی، جن کی وجہ سے پاکستان 4-5 جنگوں میں پسا رہا، پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، پاکستان میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا، اور بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے، لیکن آج تک کسی نے نہیں پوچھا ان لوگوں سے کہ یہ کیوں ہوا۔ پاکستان اس نہج پہ پہنچا، پاکستان کے اندر گن کلچر، کلاشنکوف کلچر آیا، افغانستان میں ہونے والے جہاد کے نام پہ جنگ میں پسایا گیا۔ آج تک کسی نے پوچھا ان لوگوں سے کہ یہ کیوں کیا تھا؟ کوئی آتا ہے وہ ریلیجن کا نام استعمال کرتا ہے، کوئی آ کے لبرلزم کا نام استعمال کرتا ہے، اور دونوں اس ملک کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، دونوں اپنا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ یہاں لبرلزم چاہیے، نہ یہاں پہ اسلامزم چاہیے، ان کو اس سے کنسرن ہی نہیں، صرف اپنا کام ان کو لگتا ہے کہ اس طریقہ کار سے ہمارا کام بہتر چل سکتا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ بڑا آسان کام ہے کہ جی میں کہوں کہ یہ اسرائیل یہ سارا کچھ کروا رہا۔ ابے یار، الیکشنز ہوئے، الیکشن میں ان کی پارٹیاں جیت گئی، پی ٹی آئی کے لوگ جیت گئے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ریگنگ کی۔ میں علمگیر خان کا پڑھ رہا تھا کراچی سے، ان کے مقابلے میں 6-7 ہزار یا 8 ہزار ووٹ لینے والا بندہ پاس ہے، اور وہ 70-80 thousand ووٹ لینے والا بندہ فیل ہے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو مطلب یہ تو بلنڈر ہے، جسے کہتے ہیں چھوٹی موٹی چوری، 2-4 ووٹ آگے پیچھے کر دیے چلے، پھر سمجھ میں آتا، ہمارے جیسے ملک میں ہو جاتے، کوئی بڑی بات نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ 7-8 ہزار کے مقابلے میں 80 ہزار والے کو ہرواتے ہیں اور 8 ہزار والے کو جتواتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ انارکی کی سچویشن۔ لوگ کہتے ہیں نا سیول وارز اسی طریقے سے جنم لیتی ہیں، اس کا کوئی سینگ نہیں ہوتے، نہ کوئی دم ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ نو، یہ اسی طریقے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بھی گیمیں کھیلی جا رہی ہوتی ہے، سچی بات ہے ہمارے انفارچونیٹلی اس پاکستان کے ساتھ بہت سے کھلواڑ ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، بٹ انف از انف۔ اگر ابھی بھی ہم آج بھی 2024 میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب ہم آگے کیا کریں گے۔ ہمیں سوچنا سمجھنا پڑے گا۔ دوسری بات، عمران خان صاحب ہے، بے شک اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرے، پولیٹیکل لوگ بات کریں۔ ہاں بے شک اسٹیبلشمنٹ کو کہے کہ بھائی ہم آپ کو نہ آپ کے اگینسٹ ہوں گے نہ آپ کو سپورٹ کریں، کلیئر کٹ آپ کو بتا دیں۔ آپ کے کیسز ہیں میرٹ پہ چلائے جائیں، میرٹ پہ ختم ہوتے ہیں، آپ جائیں، گھر بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں، یا جو بھی بنتے ہیں، ہمیں ہماری بلا سے۔ لیکن یہ چیز آج اگر نہیں ہوگی تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یقین آپ کریں کہ ابھی جو بھی حکومت بنے گی وہ ایک اتنی ویک گورنمنٹ ہوگی کہ پاکستان میں ان کی نہیں چلے گی تو باہر کیا ان کی چلے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ 5 ایئر بھی پاکستان کے لیے کوئی زیادہ اچھا ہوپ کی جو بات ہے وہ بہت کم ہے، اور ہوپلیسنس جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے انفارچونیٹلی۔ خیر، اب یہ والی چیزیں میں نے کہا کہ جن کے پاس ڈنڈا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، اگر وہ بیٹھ کر آج بھی گیمز کھیل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ساری سچویشن کو، تو بس ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ساتھ میں پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ ہندوستان تو ہمارا ہے ہی دشمن، لیکن اسرائیل اور امریکہ بھی کم نہیں ہے۔ تو سر یہ والی باتیں ہم نے بڑی سن لی ہیں، ہمارے فور فادر نے بھی سنی اور آج ہم سن رہے ہیں، لیکن کب تک ہم ان باتوں کا یقین کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا پراکسی نہیں کھیلتی دوسری کنٹریز میں، یہ مجھے کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے، لیکن ہر چیز کو ان کے کھاتے میں ڈال دینا، آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، یہ ماننے والی بات نہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا لیں، ہر چیز کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرا لیں گے، ہر چیز کے لیے ہندوستان کو رسپانسبل ٹھہرا دیں گے، اور ہم کہیں گے ہمارے تو کوئی ہے ہی نہیں، رسپانسبلٹی ہماری کوئی نہیں ہے، سارا کچھ اگر سارا کچھ وہی کرواتے ہیں تو پھر یہ آپ حکومت میں کس لیے بیٹھے ہوں؟ یہ باقی چیزوں میں آپ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ سائڈ پہ ہو جائے۔ اگر وہی اتنا مطلب اتنے وہ پاورفل، اتنے انفلوئنشل ہے، تو آپ کا اگر رول ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ہمارے سروں پہ بیٹھنے کا آپ کا کام اور آپ کا فائدہ کیا؟ تو یہ والی چیزیں تو بالکل غلط ہے۔ ہاں، الیکشن کروائے گئے، بہت اچھی بات ہے،
میرے خیال میں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا لولی لنگڑی ڈیموکریسی سے، لیکن چلے ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، تو اگر یہ چلتا ہے اور بڑھتا ہے تو بہتری کہیں نہ کہیں آ جائے گی، لیکن اگر ہم یہی گیمیں کھیلتے رہے، یہی سارا کچھ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ یہ سارا کچھ خود بخود ٹھیک ہوگا یا اوپر سے کوئی غیبی امداد کی بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ سچویشن اچھی نہیں ہے الیکشن کے بعد بھی، انفارچونیٹلی یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد بھی ہم ان چکروں میں سے نہیں نکل رہے ہیں۔ اس کا نقصان اکانومی کو ہوگا اور اکانومی کا ڈائریکٹلی امپیکٹ عام پاکستانی پہلے پسا ہوا ہے، پہلے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، تو اس کے بعد مزید ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔